ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। राष्ट्रहित पर राजनीति का रवैया। राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेता थरूर, खुर्शीद, कनीमोरी, ओवैसी आदि से सीखें कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो नेताओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है। और देखिए, हमारे देश के जो नेता हैं उनसे नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए, उनसे नैतिकता की उम्मीद मत रखिए। वो आपको लगता है कि वो आपका भविष्य बदल देंगे, आपके बच्चों का भविष्य बदल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य खुद बदलना होगा। और एक पे एक हर पार्टी का नेता है, आप उठा के देख लीजिए सबको। वो सत्ता पक्ष में होते हैं तो उनके विचार कुछ होते हैं, और विपक्ष में जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। आजकल ईवीएम की खूब बातें हो रही हैं, चुनाव आयोग की खूब बातें हो रही हैं। आपको पता है, ईवीएम पर बीजेपी भी विरोध करती थी, देश भर में उसके खिलाफ रैलियां निकाली, और आप देखेंगे कि वो किताबें लिखी गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। आज आप देखते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में है, चुनाव हारती है तो वो भी सवाल खड़े करती है। तो यही रहता है। वैवाहिक संबंधों में विश्वास का खात्मा। आजकल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसको लेकर बड़ी चिंताएं भी जताई जा रही हैं। अब पति को मारकर उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट से ढकने वाली मेरठ की मुस्कान का केस ठंडा भी नहीं हुआ था कि इंदौर की सोनम का मामला सामने आ गया। अब बात आती है कि कौन अपराधी है, क्या कौन अपराधी है कौन नहीं, अदालत किसे कितनी सजा देगी यह वक्त बताएगा। लेकिन यह सोचकर दहशत होती है कि हनीमून के लिए मेघालय गई सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया। ससुराल वालों के साथ खुश रहना, विवाह के समय नाचना कूदना, मन में किसी और योजना का चलना, क्या सचमुच उसके राज कुशवाहा जैसे फटी हाल प्रेमी के लिए ये सब किया या किसी और के लिए। राजा की हत्या का राज खुलने के बाद कुछ लोग एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि 90% से अधिक अपराध पुरुष करते हैं और स्त्रियों को मात्र 6-8% ही ऐसा करती हैं। क्या यह कहा जा रहा है जब तक 92 से 94% स्त्रियों की भी अपराध ना करने लगे तब तक इन घटनाओं की अनदेखी की जाए। और एक दूसरी घटना आप देखिए, सती सावित्री जैसी हुआ करती थी, जो आप देखिए मौत के मुंह से, यमराज से आप देखिए अपने पति को छुड़ा लाती हैं, और आज की देख लीजिए कि मौत के मुंह में डाल दे रही हैं, अपने पति को मरवा दे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता होगी और किस तरह से हमारे समाज की नींव की धज्जियां उड़ रही हैं। अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए, स्त्री पुरुष नहीं करना चाहिए। इसलिए लंबे अरसे से मांग हो रही है कि स्त्रियों संबंधी कानूनों को लैंगिक भेद से मुक्त किया जाए। स्त्री या पुरुष जो भी अपराधी हो उसे सजा मिले। कई महिलाएं टीवी डिबेट्स में कह रही हैं कि सोनम का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, और जबकि वह राजा के घर वालों से बात कर रहा है तो सोनम और राज कुशवाहा के घर वालों से भी। और जब किसी पुरुष के आरोपित बनते हैं तो उसके परिवार वालों को रात दिन दिखाया जाता है, तब ऐसे विचार क्यों विस्फोटित नहीं होते हैं। दुष्कर्म के मामले में महिलाओं के तो नाम बताना, चित्त दिखाना अपराध है, लेकिन पुरुषों के चित्त हर वक्त दिखाए जाते हैं। अगर वे निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उनकी और उनके परिवार की कोई प्रतिष्ठा वापस मिलती है? कोई प्रतिष्ठा वापस मिलती है क्या? अनेक बार तो नौकरियों तक चली जाती हैं। इस प्रसंग में आप देखते हैं 1988 का चर्चित इंदु अरोड़ा अजीत सेठ कांड याद आता है। और हरीश से विवाहित इंदु के अजीत से संबंध थे। उन्हें लगता था कि उनके संबंधों में इंदु के 2 छोटे बच्चे रोड़ा बन रहे हैं। दोनों मिलकर बच्चों पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। उस समय इस घटना पर भी लोगों में काफी आक्रोश जगा, और जब उन्हें जेल भेजा गया तो वहां कैदियों ने उनकी पिटाई भी की। और आपको पता है, आजकल आप देखते हैं कि अपने बच्चों को मार दे रही महिलाएं। और आप देखते हैं कि वो कहते हैं ना, किसी ने उनके छोटे से बच्चे ने उन्हें देख लिया होगा किसी के साथ, तो वो ग्वालियर की घटना थी, तो उसने छत से अपने बेटे को फेंक दिया। तो आप समझिए कि किस तरह की मानसिकता हो गई। मेघालय की घटना से राजा रघुवंशी और सोनम के साथ उन 4 लड़कों के परिवार भी तबाह हुए जिन्हें हत्या के आरोप में पकड़ा गया। जो किसी अपराध को अंजाम देते हैं उन्हें यह क्यों नहीं लगता है कि वे पकड़े भी जाएंगे, या सोचते हैं कि कुछ भी करके बच निकलेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, कोई कितनी भी चालाकी दिखा ले, एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है। लेकिन उसे क्या लगता है कि हम चालाकी दिखा रहे हैं तो कोई पकड़ा नहीं जाएगा, हम बड़े समझदार हैं। ऐसा नहीं होता है। और मैं तो ऐसे लोगों के बारे में ही सोचता हूं, इनकी अंतरात्मा क्या कहती होगी। ये अपने आप को बचाने के लिए हर तरह से जतन भी करते रहते हैं। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एकम न्याय फाउंडेशन की दीपिका भारद्वाज ने 2 फिल्में बनाई कि मार्टरस ऑफ मैरिज और इंडिया सन्स। वह पुरुष आयोग बनाने की मांग भी करती रही हैं। उन्होंने पत्नियों द्वारा पति की हत्या और पुरुषों की आत्महत्या के मामले का अध्ययन किया, और उनके अनुसार देश भर में जनवरी 2023 से दिसंबर तक 306 पतियों और कई मामलों में उनके परिवार वालों की हत्या पत्नियों द्वारा की गई। और इनमें से कुछ हत्याएं
कुछ हत्याओं को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। एक तरफ महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत सशक्त हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई स्त्री अपराध करती है उसके बचाव में कहा जाने लगता है कि वह तो ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? आखिर वे स्त्रियां कौन है जो जघन्य अपराध कर रही हैं? कई बार सोचती हूं कि किसी अपराध को साबित करने के लिए पुलिस के सामने भी कितनी चुनौतियां होती हैं। राजा की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस को आलोचना का सामना करना पड़ा। वह जिस तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के मामले की छानबीन करती रही वह तारीफ के काबिल है। प्रतिक्रिया न देने पर सोनम राजा के परिवार वाले उसकी लगातार आलोचना कर रहे थे। मेघालय में ऐसे अपराध नाक के बराबर होते हैं। वहां भी इस घटना पर लोगों में गुस्सा है। लोग दोनों परिवारों से माफी की मांग कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं पूर्वोत्तर को बेवजह बदनाम किया गया। लोग पूछ रहे हैं कि यदि सोनम को राजा पसंद नहीं था तो उसके विवाह क्यों किया, और यदि उसे इसकी चिंता थी कि मना करेगी तो हृदय रोगी पिता का क्या होगा, तो क्या वह बहुत खुश होंगे? और आप देखिए वह नाते रिश्तेदार आसपास वालों का सामना कैसे कर रहे होंगे। आखिर हमारे समाज में भरोसे में इतनी कमी, ट्रस्ट डेफिसिट कैसे हो गई। और आप देखिए इन दिनों आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को तरबूज में जहर मिलाकर खिला दिया, बेटी ने प्रेमी के लिए पूरे परिवार को मार डाला, पिता ने दूसरी शादी करने के लिए बच्चों का गला घोंट दिया। यदि अपनों का ही विश्वास ना रहे तो आखिर हम दुनिया में किसका भरोसा कर सकते हैं? क्या यह कहने से समस्या हल हो सकती है कि विवाह संस्था सड़ गड़ चुकी है, अब इसकी निजात पा लीजिए। लेकिन पति को पार्टनर कहने भर से स्थितियां नहीं बदल जाती हैं। कोई भी संबंध हो उसमें विश्वास और धैर्य की काम आते हैं, जिनका लगातार लोप हो रहा है। मेघालय चलिए एक बार मेघालय में घटना हुई है। मध्य प्रदेश का एक कपल था, याद रखिएगा, इंदौर का। ये आप देखिए मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। ये मेघालय, शिलांग इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। और आप देखिए चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। रिश्तों का महत्व, रिश्ते जीवन का अर्थ और पहचान देते हैं। जीवन यात्रा में मधुरिम रिश्तों का होना सुखद व्यवहार की भांति हो सकता है, और यदि वे आंतरिक भाव से पोषित और संप्रेषित किए जाते हैं रिश्तों का अंकुरण प्रेम से होता है, वे जिंदा रहते हैं, संवाद से और महसूस होते हैं संवेदनाओं से। रिश्तों का दिल से और दोनों ओर से निभाया जाना अनिवार्य पहलू है, क्योंकि ये डोर होती महीन है और किंतु इसके बंधन को सुदृढ़ बनाते हुए जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण कारक बनाया जा सकता है कि जो हमें खुशी, आराम और समर्थन, सुरक्षा प्रदान कर सके। आपसी प्यार, सम्मान और विश्वास के रसायन से रिश्तों को सुमधुर बनाया जा सकता है, और इससे परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। नहीं तो अपनों को भी पराये होते किंचित नहीं लगती। रिश्तों का अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। रिश्तों में आप देखिए अपनापन हर कोई दिखाता है, किंतु सच में अपना कौन है यह वक्त बताता है। लोगों का बदलना, रिश्तों का बदलना, मौसम का बदलना चाहे दिखाई नहीं दे, मगर ये बदलाव महसूस हो ही जाते हैं। रिश्ते मोमबत्तियों की मानिंद होते हैं जो जीवन को प्रकाश देते हैं। अगर अनदेखी हुई तो ये पिघल कर समाप्त हो जाते हैं और पीछे केवल खालीपन छोड़ जाते हैं। और इसलिए आप देखिए समय रहते रिश्तों को समय देना रहता है और उनकी कद्र करते रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें खो देने के बाद बस पछतावा बचा रहेगा। अह बहम के साथ स्वयं का स्वार्थ परख हो जाना रिश्तों की दरकने की असल वजह होती है। कहीं कहीं देखकर लगता है कि फासले इस कदर हैं कि आजकल के रिश्तों में जैसे कोई घर खरीदा हो किस्तों में। रिश्तों और रास्तों में साम्यता यही है कि दोनों तब समाप्त जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मर्यादित आचरण की लक्ष्मण रेखा हर रिश्ते में खींची होनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा इसे। न्यायिक सक्रियता की अति, यह अच्छा है कि BR गवई जब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने तब से वह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो संविधान की महत्ता के साथ सरकारी तंत्र और न्यायिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आवश्यक केवल यह नहीं कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों को निर्वहन सही ढंग से करे, जन आकांक्षाओं को समझे। आवश्यक यह भी है कि न्यायपालिका भी देश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि न्यायिक सक्रियता कई बार न्यायिक अति में बदलती दिखती है।
कुछ वर्ष पहले खेती और किसानों की भलाई के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की समीक्षा किए बिना उनके अमल पर रोक लगा दी थी। संसद से बने किसी कानून पर रोक तो उसकी संवैधानिकता की परख करने के बाद ही लगनी चाहिए, और इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, और इससे किसी कानून विरोधियों के बीच यह संदेश गया कि कानूनों में कोई खोट है। वे सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहे। इसके चलते मोदी सरकार ना चाहते हुए भी इन कानूनों को वापस लेने को बाध्य हुई। इससे किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों का आहत हुआ। इस मामले में एक खराब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अध्ययन के लिए अपनी ओर से किसान नेताओं एवं कृषि वैज्ञानिकों की जो समिति गठित की उसकी रपट का संज्ञान ही नहीं लिया। वास्तव में ऐसे कई मामले हैं जब यह प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायिक सक्रियता के नाम पर अपनी सीमा लांघी। पिछले कुछ समय से तो संसद के किसी विधेयक के पारित होते ही, उसके कानून का रूप लेते ही उसके खिलाफ याचिकाएं दायर हो जाती हैं और उन पर तुरंत सुनवाई भी शुरू हो जाती है। वक्फ संशोधन कानून के साथ ऐसा ही हुआ। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संसद की ओर से बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता जांचने का अधिकार है, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं कि प्रत्येक कानून लागू होने के पहले सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाए और उसकी तत्काल सुनवाई भी होने लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामले वर्षों से लंबित हैं। इस तरह उच्च न्यायालय में भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। निचली अदालतों की स्थिति तो और भी खराब है। एक तथ्य यह भी है कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की कोई पहल नहीं हो रही है। इसके चलते उच्चतर न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। किसी अन्य बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। यह व्यवस्था संविधान सम्मत ही भी नहीं है। ये इनके अपने विचार हैं, हो सकता है कि आप इनके विचारों से सहमत हो ना हो। सशक्त होंगे किसान। झारखंड सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सचेत प्रतीत हो रही है। चाहे आपदा में किसानों की फसल को नुकसान पर मदद देने का मामला हो या उनकी आय बढ़ाने के लिए गौवंशियों को पालने में सब्सिडी देने की योजना। इसके अलावा कृषि भूमि की सिंचाई सोलर पंप से कराने को भी सरकार किसानों को मदद दे रही है। कृषि उपज खराब ना हो इसके लिए बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। इसी क्रम में जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में सालुका में 5000 मेट्रिक टन की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हुआ, जो किसानों को उनकी फसल औने पौने में बेचने की मजबूरी से निजात दिलाएगा। पलामू, गढ़वा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, जामताड़ा में 5000 मेट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के संचालन, रख रखाव और प्रबंधन के लिए निविदा हुई थी, और इसी कड़ी में जामताड़ा में कोल्ड स्टोरेज बन चुका है। और कोल्ड स्टोरेज से किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मांग कम होगी या फिर दाम कम होंगे तो वे अपनी फसल को वहां रख सकेंगे, जरूरत पर उसे निकाल कर बाजार में बेच सकेंगे। इससे उनकी आय बढ़ना स्वाभाविक है। खास बात है कि जिस इलाके में कोल्ड स्टोरेज शुरू हुआ वहां बिजली संकट भी था, पर विध्वंसव स्टेशन बनाकर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। ये झारखंड देख लीजिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। कब? 15 नवंबर सन 2000 में। यहाँ की आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। संतोष गंगवार यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में आप देखें कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें? 6 सीटें। लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। सामाजिक प्रगति में बाधक बाल श्रम। प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दुनिया भर में बाल श्रम की समाप्ति के लिए चलाए जा रहे सतत संघर्ष की एक सशक्त स्मृति है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में स्थापित यह दिवस बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। और देखिए ILO, इस तरह के संस्थानों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यह दिवस हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के इस युग में भी करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने को विवश क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आज भी 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्व भर में बाल श्रम के रूप में कार्यरत हैं, और इनका एक बड़ा हिस्सा खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा है। और यह स्थिति विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे उस अंधकार को उजागर करती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। बाल श्रम एक ऐसा कार्य है जो बच्चों में से उनका बचपन, सम्मान और संभावनाएं छीन लेता है तथा उनके शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को बाधित करता है। बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है तथा जो बच्चे पढ़ लिख कर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं उन्हें अंधकारमय भविष्य की ओर ढकेलता है। बाल श्रम के मूल में गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और कानून का शिथिल क्रियान्वयन है। जब एक परिवार की रोजी रोटी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तब उनके सामने सबसे आसान विकल्प बच्चों को काम पर भेजना बन जाता है। यही कारण है कि
कारखानों, ईंट भट्टों, घरेलू कामकाज और निर्माण स्थलों पर मासूम बच्चे काम करते नजर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी झुग्गियों तथा प्रवासी मजदूर परिवारों में यह समस्या गंभीर बनी हुई है। इस गंभीर सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए ठोस प्रतिबद्धता की महती आवश्यकता है। बाल श्रम के भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम को जड़ से उखाड़ना हमारे लिए एक चुनौती है और जिस पर खरा उतरना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा एक माध्यम हो सकती है जो किसी भी बच्चों को श्रम के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जैसे प्रयास सराहनीय है, पर बाल श्रम को खत्म करने के लिए इन्हें और व्यापक बनाकर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून 2025 से एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई, जिसका लक्ष्य 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है। यह अभियान शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम आदि विभागों की भागीदारी से संचालित होगा। बताइए आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोग अपने विचार जरूर दिया करिएगा, जरूर कुछ बोला करिएगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं ना, इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है टेलीग्राम पर। एक्स ओम 4 मिशन राष्ट्र के लिए प्रेरक होगी यह उड़ान। इसे बार बार रोका भी जा रहा है कुछ खराबी के कारण। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। तो बात जटिल अभियानों की हो तो साफ है कि हर उसकी योग्यता नहीं रखता, हर कोई उसकी योग्यता। इसमें भी अंतरिक्ष से जुड़े मिशनों के लिए तो हमें योग्यता के साथ जीवट और गहन प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। इन कसौटियों पर देखें तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो, यानी कि आप देखिए किसकी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। अमेरिकी एजेंसी स्पेस एजेंसी नासा के संयुक्त मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की राह पकड़ने वाले भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हमारे लिए नई प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। चलिए, नासा की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताइए। इसरो नासा के साझा अभियान एक्सओम 4 पर अमेरिका के स्पेस सेंटर से 14 दिवसीय मिशन पर अगर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में ISS पर कामयाबी के साथ पहुंचते हैं तो ऐसे कीर्तिमान रचने वाले वह दूसरे भारतीय होंगे। उनसे पहले यह कारनामा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में कर चुके हैं। उनके बाद शुभांशु यदि ऐसा इतिहास रचते हैं तो उनकी यह उपलब्धि व्यक्तिगत न होकर राष्ट्र की होगी, क्योंकि इसमें अन्वेषण अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती क्षमताओं, वैश्विक मंच पर उनकी बढ़ती भूमिका मुख्य रूप से रेखांकित होगी। जहां तक एक्सओम 4 का मिशन सवाल है तो इसे लेकर 2 साल पहले 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका की भी सहमति बनी थी। इसरो के मुताबिक मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने अपने कार्यक्रम के लिए नासा द्वारा मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर एक्सओम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया था, जिसका नाम एक्सओम 4 है। यह भी कहा गया है कि एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की थी, जिनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप को शामिल किया गया था। शुक्ला और नायर दोनों ही भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों में शामिल हैं। और आप देखते हैं जो संभवतः अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। और अंतरिक्ष में जाना क्यों जरूरी है? विश्व में केवल 3 देश हैं जिन्होंने अब तक अपने प्रयासों से नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा। इसमें पहली उपलब्धि सोवियत संघ, आज के रूस के नाम है, और जिसने आप देखते हैं कि 1957 में दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। सोवियत संघ ने 12 अप्रैल 1961 में अपने नागरिक यूरी एलेक्सेविच गागरिन को वोस्टॉक 1 नामक यान से स्पेस में भेजा था। इसके बाद से रूस वोस्टॉक और वोस्खोर्ड और सोयूज यानी यानों से करीब 74 मानव मिशनों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसके बाद बारी आई अमेरिका की, जिसने 5 मई 1961 को अपने नागरिक एलन बी शेपर्ड को प्रोजेक्ट मरकरी मिशन की स्पेसक्राफ्ट फ्रीडम 7 से अंतरिक्ष में रवाना किया। इसके बाद से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 200 से ज्यादा मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज चुकी है और जिनमें से ज्यादातर का संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से है। ऐसा करिश्मा करने वालों की सूची में तीसरा देश चीन है, जिसने 15 अक्टूबर 2003 को अपने नागरिक यांग लेवेई को यान सिंझो 5 से अंतरिक्ष में भेजा था। वैसे तो इस अवधि में कई अमीर पर्यटक भी स्पेस टूरिज्म के तहत अंतरिक्ष की ओर सैर कर चुके। संभवतः सैकड़ों लोग निजी कंपनियों की मदद से स्पेस की सैर का आनंद ले सकेंगे, लेकिन जो बात देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में जाने की है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। और इस नजरिए से देखें तो राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक होने का रुतबा हासिल है। और गगनयान से वास्तविक सफलता, असल में स्वदेशी प्रयासों से अंतरिक्ष छूने का सारा दरोमदार अब इसरो के अभियान गगनयान पर टिका है। वर्ष 2018 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जल्दी हमारे देश का कोई प्रतिभावान स्वदेशी अभियान
अभियान आप देखते हैं कि क्या अभियान की बदौलत अंतरिक्ष के भ्रमण पर होगा। यह उपलब्धि केवल उस नौजवान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि देश के लिहाज से भी इसका महत्व यह होगा कि इससे भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो अपने नागरिकों को स्वदेशी तकनीक के बल पर अंतरिक्ष में भेज सकता है। उस समय इसरो ने इस बारे में तैयारियों की अपनी योजना का राजभाष भी किया था। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष ने बताया कि इस महान उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे विशेष यान गगनयान का 70% काम पूरा भी हो चुका है। 2026 में गगनयान अभियान पर रवाना होगा। साकार होगा स्पेस टूरिज्म का सपना। विश्व में स्पेस टूरिज्म में अंतरिक्ष के संसाधनों के दोहन को लेकर हो रही पहलों पर भी नजर डालना जरूरी है। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क, वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के अलावा जी फोर्स वन, ब्लूम रूसी कंपनी ल्यूसिन 76 और आप देखिए एमडी के स्पेस एडवेंचर प्रोजेक्ट M55X आदि कई निजी कंपनियों के मालिक संस्थापक इस कोशिश में है कि स्पेस टूरिज्म के सपने को साकार करते हुए लोगों को अंतरिक्ष भ्रमण कराया जा सके और उसके बल पर अकूत कमाई का रास्ता खोला जा सके। और आप देखते हैं कि इसी तरह एक मामला अंतरिक्ष की खोज और उसके संसाधनों का दोहन का है। अमेरिका रूस के बाद चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशन को स्पेस में भेज चुका है और आगे चलकर चंद्रमा के खनिजों के दोहन की भी बात उसके जहन में है। साथ ही अपने रॉकेटों से विदेशी सैटेलाइट के प्रक्षेपण के बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है ताकि इस मामले में भारत के इसरो की बढ़त और कमाई को कम किया जा सके। स्पेस मार्केट में दबदबे के लिए जरूरी है कि कोई देश अंतरिक्ष में के मिशनों से अपनी योग्यता व क्षमता लगातार साबित करे। भारत के लिए यह राहत की बात है कि पिछले कुछ अरसे में इसरो की ने तमाम कामयाबियों से अपनी क्षमता दुनिया के सामने रखी। इससे पूरे स्पेस मार्केट में खलबली मची हुई है। आज आलम यह है कि अंतरिक्ष अभियानों में भारत की संलिप्तता को लेकर पहले तो जो विकसित पश्चिमी देश उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही देश अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारतीय रॉकेट का सहारा ले रहे हैं। साफ ही कि आज अगर भारत इससे आगे बढ़ते हुए स्पेस में मानव मिशन की बात कर रहा है तो उसका यह नजरिया देश को अंतरिक्ष में लंबे समय तक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का है ताकि देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान से लेकर रोजगार तक उसका लाभ मिल सके। बताइए कुछ आप लोग क्या सोचते हैं। कम खर्च में भारत की अंतरिक्ष उड़ान, तो आप देखिए इसमें संदेह नहीं कि अब तक जो उपलब्धि केवल अमेरिका, रूस और चीन हासिल कर पाए हैं उस तक पहुंचने का एक अभिप्राय है कि इससे देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। पर इससे ज्यादा बड़ी बात है कि इसका इशारा कई मौकों पर राजनेता और हमारे विज्ञानी स्वयं करते रहे हैं। जैसे कि 10 साल पहले तक इसरो के मुखिया रहे UR राव ने एक अवसर पर कहा था कि भारत को स्पेस में मानव मिशन की एक सख्त जरूरत चीन की चुनौतियों के मद्देनजर है। यानी आप देखते हैं भारत ने जल्द ही ऐसा नहीं किया तो वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की रेस में चीन से ही मात खा बैठेगा। वैसे तो अमेरिका और रूस की तुलना में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का सफर थोड़ा छोटा है, लेकिन 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 5.5 दशक के इस सफर में जो कुछ हासिल किया है उससे विकसित देशों को भी चमत्कृत किया है। खासतौर से खर्च के मामले में बात चाहे चंद्रयान, मंगलयान की हुई या फिर सैटेलाइट प्रक्षेपण की, इन सारे मोर्चों पर सीमित खर्च में सफलता की जो दर इसरो की रही वह दुनिया के अन्य अंतरिक्ष संगठनों के लिए सपना ही है। इस नजरिए से देखें तो भारत अपने मानव स्पेस मिशन से यह बात साबित करना चाहता है कि वह न केवल ऐसा करने में सक्षम है बल्कि वह इस कामयाबी में मित बेता को की मिसाल रखना चाहता है। यह भी ध्यान रहे कि अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन के लिए लगभग वही कसौटियां होंगी जो दुनिया के अन्य देशों के लिए होंगी। यानी बात केवल यह नहीं होगी कि वही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचकर और उसकी देहरी छूकर फौरन वापस आ जाए, जिसे कामयाबी बता दिया जाए। असल में इसरो के मानव मिशन के लिए फिलहाल तय की गई शर्तों के मुताबिक इसके लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट को कम से कम 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहना होगा। इसके लिए बनाए जाने वाले अंतरिक्षयान गगनयान में उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्री का चयन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। उन्हें स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग विदेश में दी जाएगी और इस अभियान की कुछ अहम शर्तें और हैं, जैसे इस योजना को सिरे चढ़ाने से पहले मिशन में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से कम 2 मानव रहित उड़ान कराना अनिवार्य है। इसमें जरूरी यह है कि मार्क 3 पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण होगा। इसरो के मुताबिक वह इसकी कुछ टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है, जैसे इसरो ने पहले ही क्रू मॉड्यूल और एस्केप सिस्टम का परीक्षण कर लिया और शेष तैयारियां अगले कुछ चरणों में पूरी हो जाएंगी। इसरो ने मंगलयान के अलावा अपने रॉकेटों में भारी
विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसे देखते हुए गगनयान से किसी भारतीय को स्पेस में भेजने का उसका सपना असंभव नहीं लगता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये अंतरिक्ष की बातें हो रही हैं। चलिए आप लोग बताएं, ये देख लीजिए, व्यापम का नाम बदला परंतु कदाचार यथावत वही है। देखिए वही मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं घोटाले की बातें होती ना, उसी बातें ये आप देखते हैं। ये भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण रहते हैं ना, महत्वपूर्ण तो सब रहते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रहते हैं उन पर हम लोग ज़रूर बात करते हैं। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।